हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था। ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, ग्राफ किसके आधार पर बनाए जाते हैं, कौन सी वो इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन कैसी हो तब कैसा ग्राफ बनेगा। आई होप आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर ली होगी। तो आज की क्लास में अपन शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, किस पर डिपेंड करती है, किस पर नहीं करती। तो आप हेडिंग डालना शून्य कोटि की अभिक्रिया। ये अपना केमिकल काइनेटिक्स में शून्य कोटि की अभिक्रिया, हेडिंग डालना शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले इसकी परिभाषा लिखो आप। वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया की कोटि का मान शून्य होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती हैं। या लगाकर लिखो, वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया की दर क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जिसमें अभिक्रिया की दर क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। इसमें पूरे में आज के लेक्चर में यह डिस्कस करेंगे कि कैसे नहीं करती, क्यों नहीं करती, वो करेंगे। तो डेफिनेशन तो लिख ली होगी। तो स्वाभाविक सी बात है, यहां पर n का मान 0 होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मैं मान लेता हूं ये कोई क्रिया कारक A है और ये बना रहा है उत्पाद। अब T इज इक्वल टू 0 पर इस क्रिया कारक की सांद्रता है C नोट, तो प्रोडक्ट कितना होगा 0। क्यों? T इज इक्वल टू 0 वह समय जहां पर अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई। जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्रिया कारक होगा और उस क्रिया कारक की सांद्रता है C नोट। T इज इक्वल टू टी टाइम। मैं मान लेता हूं कि क्रिया कारक X का निर्माण हो गया, तो उत्पाद X का निर्माण हो गया, तो पीछे क्रिया कारक कितना बचा, C नोट माइनस एक्स। बात को समझ रहे हो कि C नोट माइनस एक्स बच गया है। क्यों? प्रोडक्ट X बन गया, क्रिया कारक में से X इधर गया तो C नोट माइनस एक्स ही तो बचा। C नोट माइनस एक्स इज इक्वल टू सी टी मान लेता हूं मैं। एक नया क्रिया कारक बच गया टी टाइम बाद है, जो C नोट माइनस एक्स है और जो सी टी के बराबर है। अब किसी भी अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए अपन अभिक्रिया की दर को दो प्रकार से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जैसे मैं पहला लिखूंगा अवकलित वेग से अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की दर निकाली थी R इज इक्वल टू, तो अपन ने क्या देखा था, क्रिया कारक की रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। मैं मान लेता हूं क्रिया कारक की सांद्रता C से डिनोट करूंगा कि dC अपॉन dt, ये क्रिया कारक की सांद्रता है, पीछे माइनस। या A को क्रिया कारक की सांद्रता मान रहे हो तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, dA अपॉन dt, पीछे लगा दो माइनस। माइनस क्रिया कारक के लिए कि क्रिया कारक की सांद्रता में कमी आ रही है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब क्या करते हैं, दूसरा वेग नियम से अभिक्रिया की दर निकालते हैं। वेग नियम क्या कहता है कि R इज इक्वल टू K इंटू सी या K इंटू ए लगा दो, कोई बात नहीं। मैंने क्रिया कारक की सांद्रता C मान ली। यदि यहां पर C मान रहे हो तो यहां पर भी C मानना, अगर यहां पर A ले रहे हो तो नीचे भी A लेना। मैंने C मान ली, लेकिन इसके ऊपर वेग नियम क्या कहता है, जो कोटि है उसको घात में चढ़ा दो, चढ़ा दिया, दिख रहा सभी को। अब किसी भी आधार के ऊपर यदि घात 0 आ रही है तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो यहां पर 1 इंटू के, तो के बचा, R इज इक्वल टू के। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। अब आगे क्या करते हैं, इक्वेशन 1 व 2 को बराबर कर लेते हैं। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं समीकरण 1 व समीकरण 2 को बराबर करने पर
बराबर करने पर, जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो अपने पास क्या प्राप्त होगा कि माइनस डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। इस डी टी को इधर ले जाऊं तो माइनस डी सी इज इक्वल टू के डी टी मिल गया, दोनों तरफ अवकलन अवकलन हो गया। अब मैं दोनों तरफ माइनस माइनस से गुणा करूंगा। जब माइनस माइनस से गुणा किया कि इधर भी मान लेता हूं माइनस से गुणा किया, इधर से भी माइनस से गुणा कर दिया, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो ये डी सी इज इक्वल टू माइनस के डी टी। समझ रहे बात को? अब दोनों तरफ अवकलन है, अवकलन को खत्म कौन करेगा? समाकलन। तो मैं दोनों तरफ समाकलन करता हूं, ये लो डी सी इज इक्वल टू, आपको पता है कि कोई भी नियतांक आ जाए या नियत राशि आ जाए वो समाकलन से बाहर होती है, तो माइनस के समाकलन डी टी, ये समाकलन हो गया। कोई भी समाकलन जब तक पूर्ण नहीं होता, जब तक उसके ऊपर लिमिट नहीं लग जाती, तो समाकलन के ऊपर लिमिट लगानी बहुत ही जरूरी है। इधर लिमिट लगाऊंगा मैं कि जैसे ये है अपना सांद्रता, अब समाकलन के ऊपर मैं लिमिट लगाऊंगा तो क्या देखूंगा मैं कि सांद्रता के पदों में प्रारंभिक सांद्रता माइनस, सॉरी इस समाकलन के पदों में क्या करूंगा, इसकी प्रारंभिक सांद्रता लगा दूंगा, ये लगा दी सी नोट है, और इसके ऊपर क्या लगाऊंगा कि लास्ट टाइम पर इसकी सांद्रता कितनी थी, जो अपनी सीटी थी, तो यहां पर सीटी लगा दूंगा। अब इधर टाइम है तो टाइम के पदों में मैं यहां पर लिमिट लगाऊंगा, प्रारंभिक समय कितना था, t इज इक्वल टू 0, तो ये के पदों में प्रारंभिक लिमिट हो गई, और अंतिम समय मान लेता हूं t था, तो वो टाइम हो गया। तो इस प्रकार से अब पूर्ण समाकलन हो गया। ये समाकलन इस अवकलन को खत्म कर देगा, ये समाकलन इस अवकलन को खत्म कर देगा, और इसके ऊपर बचेंगे सिर्फ लिमिट, जैसे c के ऊपर c नोट टू सी टी लिमिट बच जाएगी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू टी, इसके ऊपर t 0 से t तक लिमिट बच जाएगी। अब क्या करते हैं, इस लिमिट को सोल्व करते हैं। लिमिट को सोल्व कैसे करेंगे, पहले जो अपर लिमिट है उसको आधार से गुणा करेंगे, और फिर क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर इसको लोएस्ट लिमिट को इससे गुणा कर देंगे। तो ये आपको करना है, मैं इस प्रकार करता हूं, सी टी माइनस सी नोट इज इक्वल टू, सेम मैंने इधर भी ऐसा किया कि यहां पर अपर लिमिट को इससे गुणा किया, माइनस लोवेस्ट लिमिट को इससे गुणा कर दिया, तो मेरे पास ये प्राप्त हुई के माइनस के टी। कैसे, टी इंटू टी माइनस माइनस टी, यहां पर 0 था तो बचा कितना टी, तो सी टी माइनस सी नोट इज इक्वल टू माइनस के टी। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। इस सी नोट को मैं इधर ले आता हूं, तो सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नोट, ये नया इक्वेशन प्राप्त होता है जिसको बोलते हैं समाकलित वेग समीकरण। ये प्राप्त हो गई अपनी समाकलित वेग समीकरण। अब इसी का आगे ग्राफ प्लॉट करेंगे। समाकलन तो आपको आते होंगे अच्छे तरीके से, फिजिक्स में भी खूब पढ़े होंगे कि समाकलन अवकलन खत्म कर देता है, लिमिट को इससे गुणा करते हैं, फिर माइनस इसको गुणा करके इसको घटा देते हैं, इस हिसाब से करते हो अच्छे तरीके से। तो ये इक्वेशन अपना प्राप्त हो गया इससे जब सोल्व किया, तो ये इक्वेशन बहुत ही काम का है, जितने भी न्यूमेरिकल होंगे इस इक्वेशन से सोल्व होंगे। तो ये इक्वेशन लिख लिया होगा। अब इस इक्वेशन का बनाएंगे अपन ग्राफ। ग्राफ देखते हैं कैसे बनाते हैं। इससे पहले आपने एक चीज और भी देखी होगी, अपने एक बात बोली थी कि रियल में जो क्रिया कारक की दर होती है वो, सॉरी जो अभिक्रिया की दर होती है वो क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। वो यहां पर हो गया होगा कि डीसी अपॉन डीटी, अगर इसको इस प्रकार मान लेता हूं, सी नोट है ये सिर्फ इधर समझने का है, सिर्फ समझने का, उतारना नहीं है कि यहां पर क्रिया कारक है ही नहीं। क्रिया कारक की सांद्रता को बढ़ाएं या घटाएं इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मान तो 1 होने वाला है, क्योंकि क्रिया कारक की सांद्रता अपन कितने भी ले लें ऊपर घात तो 0 है,
और 0 घात होने के कारण इसकी सांद्रता कितने भी बढ़ा लो तो यहां पर तो मान तो एक ही आने वाला है, तो एक ही आएगा, तो इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। इसलिए क्रिया कारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस एक ये बात प्रूफ करनी थी जो यहां पर हो रही है। बात को समझ रहे हो? ये उतार लिया होगा। तो अब ग्राफ बनाते हैं। अब पिछली क्लास में ग्राफ बनाना सीख गए होगे। ग्राफ कैसे बनाया था? ये था जैसे अपना सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नोट, ये था। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी ले लेता हूं मैं। तो अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इस हिसाब से बनाऊंगा। ये तो y एक्सिस हो गई, ये हो गई x एक्सिस। y एक्सिस पर कौन है? सी टी, मैंने इधर लिख दिया सी टी। x एक्सिस पर कौन है? टाइम t है। अब बात आती ग्राफ शुरू कहां से करें? तो ग्राफ शुरू कहां से होगा? वो करेगा अंतःखंड, ये सी नोट, इसका मान पॉजिटिव है, तो ग्राफ पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। जैसे मैंने यहां से ग्राफ स्टार्ट कर दिया, मैं मान लेता हूं यहां पर सी नोट की वैल्यू आ गई। ये कोई क्रिया कारक की सांद्रता है, सी नोट प्रारंभिक सांद्रता। अब क्या होता है आगे? अब ग्राफ किधर जाएगा? इधर जाएगा या इधर जाएगा? वो डिसाइड करेगा ढाल। ढाल किस में है? नेगेटिव में। जब ढाल नेगेटिव में आ जाए तो ग्राफ घटता हुआ, तो इस हिसाब से मैं ये ग्राफ बनाता हूं, ये ग्राफ घटता हुआ। और भी पता नहीं चले तो ये आप क्या करोगे? एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल बढ़ाओ। एंटी क्लॉकवाइज जब एंगल बढ़ाओगे तो थीटा का मान होगा, जो थीटा का मान होगा वो क्या होगा रे? थीटा का मान अबाव 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। और जो ढाल है, ढाल को बोलते हैं अपन tan थीटा, वो k के बराबर है। बस एक ये ग्राफ था। माइनस के लिखें तो इस प्रकार मान लें कि ढाल ऋणात्मक है, ढाल ऋणात्मक है। ये इसका ग्राफ हो गया। अगर बोर्ड की क्लास के अंदर इक्वेशन आती है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया को लिखिए, तो आप सेम का सेम ऐसे पैटर्न से समझाओगे। पहले रासायनिक अभिक्रिया लिखो कि ए प्रोडक्ट में बदल रहा है, उसके बाद t इज इक्वल टू 0 टाइम पर कोई भी सांद्रता मान लो, जैसे मैंने सी नोट मान ली। t टाइम पर सांद्रता कितनी बची? सी नोट माइनस जितना प्रोडक्ट बचा वो कम कर दिया, और उसको एक अलग राशि के बराबर मान लो। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि किसी भी अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए अपने को अभिक्रिया की दर के लिए मुख्यतः दो नियमों का पालन करना है। पहला तो अवकलित वेग समीकरण जरूर लिखना, उसके बाद समाकलित वेग समीकरण। दोनों लिख दिए, समीकरण 1 व 2 को आपस में डिनोट कर दो, अर्थात बराबर कर दो। बराबर करने के बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। आगे सिर्फ मैथमेटिकल बचेगा कि अवकलन कौन सा, समाकलन कौन सा है। अवकलन ने समाकलन खत्म कर दिया, लिमिट कौन सी लगेंगी, और इस हिसाब से ये ग्राफ आ गया। अब एक दूसरा तरीका और है, वो भी अभी मैं इसमें डिस्कस करूंगा। इसका ग्राफ ये आ गया। ये इसका tan थीटा इज इक्वल टू k के बराबर मान सकते हो। ये ढाल हो गया। तो ग्राफ बनाना चाहो तो बना लो, ग्राफ भी बना लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब दूसरा तरीका कौन सा है? ये तो क्रिया कारक के रिस्पेक्ट में थी, अब उत्पाद के रिस्पेक्ट में भी देखेंगे, जो अपने बुक के अंदर उत्पाद के रूप में दे रखा है। कौन सा भी तरीका लिख दो आप, दोनों एकदम सही है, नंबर नहीं कटेंगे इनसे। जैसे ये कोई ए प्रोडक्ट बना रहा है, ये कोई केमिकल रिएक्शन है, T इज इक्वल टू 0 टाइम पर मैं मान लेता हूं इसकी कंसंट्रेशन C नोट है, इसकी 0 है। T इज इक्वल टू T टाइम पर इसकी जो कंसंट्रेशन है मैं मान लेता हूं C नोट माइनस x है, तो ये कितना बन गया? x। वही काम करना पड़ेगा इसमें भी। पहले अवकलित वेग नियम से अभिक्रिया की दर लिख दो। अवकलित वेग
नियम से अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू, अब की बार कौन है, X, मैं मान लेता हूं उत्पाद की सांद्रता X है, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन हुआ है वो X हुआ है, और X लिख दिया, तो क्या हुआ dx अपॉन dt, माइनस आएगा क्या, नहीं, उत्पाद के लिए माइनस नहीं आएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। अब वेग नियम से भी लिख दो, वेग नियम से, और जब वेग नियम से लिखोगे तो क्या लिखोगे, R इज इक्वल टू K इंटू एक्स, प्रोडक्ट x है, पावर 0, ये बहुत ही जरूरी है, n इज इक्वल टू 0 है तो दोनों तरफ 0 लिखोगे, पावर 0 है, x तो वही बचा एक, R इज इक्वल टू K, क्यों, किसी भी आधार के ऊपर घात 0 आ जाए तो उसका मान 1 हो जाता है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं मैं। आगे क्या करते हैं, फिर इस समीकरण 1 व समीकरण 2 को बराबर कर देते हैं, 2 को बराबर, जब बराबर करेंगे तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू k प्राप्त होगा, इस dt को इधर भेज देता हूं, तो dx अपॉन dt, सॉरी dx इज इक्वल टू k dt। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ समाकलन कर देते हैं, ये लो, अब ये समाकलन हो रहा है तो k बाहर आ जाएगा, सीधा लिख लेना, k बाहर आ गया, समाकलन पूर्ण नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सांद्रता उत्पाद की सांद्रता है, उत्पाद की लिमिट नहीं लगी है, जब तक समाकलन पर लिमिट नहीं लगती तब तक वो समाकलन पूर्ण नहीं होता। तो सांद्रता के पदों में प्रारंभिक सांद्रता 0, अंतिम x, प्रारंभिक समय 0, अंतिम t समय, ये लगा दी मैंने लिमिट है। तो इसको सोल्व किया, इसने इसको खत्म कर दिया और इसको इसने, अर्थात समाकलन ने अवकलन को खत्म कर दिया, और खत्म करने के बाद क्या हुआ कि x की पावर 0 टू x ये प्राप्त हुआ इज इक्वल टू k इंटू टी के, मेरे को ये लास्ट में ये वैल्यू प्राप्त हुई, जो लास्ट में जाकर x इज इक्वल टू के टी प्राप्त होगा, क्यों, लिमिट यहां से 0 से t टाइम तक, x इज इक्वल टू के टी, ये उत्पाद से समाकलित वेग समीकरण प्राप्त होगी, समाकलित वेग समीकरण प्राप्त होगी। तो अगर मैं क्रिया कारक से देखा तो पीछे वाला, उत्पाद से ये आ जाएगा। बात को समझ पा रहे हो ना, किस हिसाब से मैंने शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण ज्ञात कर लिया। अब क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं, x इज इक्वल टू के टी का ग्राफ, इसको उतार लो साथ में, ये आ गया x इज इक्वल टू के टी। अब यहां पर नियतांक है, क्या मैं इसको x समानुपाती t भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका ग्राफ कैसा जाएगा, जब कोई भी राशि सीधा समानुपाती हो तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, इस हिसाब से, इधर तो t और इधर x, और ये ग्राफ आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ अपना प्राप्त हो गया, इसका ग्राफ किया जाएगा उत्पाद के रिस्पेक्ट में, क्रिया कारक के रिस्पेक्ट में आपने पीछे देखा था। तो एग्जाम में आ जाए तो पीछे वाला लिख दो या ये लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों इक्वेशन सही हैं। क्वेश्चन में भी कौन सी भी इक्वेशन काम में ले सकते हो। तो ये शून्य कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण प्राप्त हुआ था। अब इसी में नेक्स्ट हेडिंग डालो, अर्धायुकाल, अर्धायुकाल, वो देखते हैं कि अर्धायुकाल क्या होता है। अर्ध आयुकाल, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम, इसमें लिखो वह समय जिसमें अभिक्रिया के दौरान
क्रिया कारकों की आधी सांद्रता, क्रिया कारकों की आधी सांद्रता उत्पाद में बदल जाती है, क्रिया कारकों की आधी सांद्रता उत्पाद में बदल जाती है एवं आधी सांद्रता बच जाती है, वह समय ही अर्धायुकाल कहलाता है, वह समय ही अर्धायुकाल कहलाता है। कैसे? ये देखना, जैसे केमिकल रिएक्शन है, क्रिया कारक ए उत्पाद पी में बदल रहा है, टी इज इक्वल टू 0 टाइम पर, ये मान लेता हूं मैं सी नॉट, इधर 0। अब टी हाफ टाइम बोले तो वह समय जहां पर ये क्या हुआ, इसकी आधी सांद्रता तो बच गई और आधी सांद्रता उत्पाद में बदल गई, वह समय क्या कहलाता है, टी हाफ टाइम। ये तो केवल समझने के लिए था, इस अभिक्रिया को लिखना मत, लिखने वाली चीज मैं बताता हूं। टी हाफ टाइम निकालते कैसे हैं? अपना इक्वेशन था कि सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नोट, सभी को पता है। तो क्या करते हैं, इधर के टी को मैं इधर भेज देता हूं, सी टी प्लस के टी इज इक्वल टू सी नोट। तो अब क्या करता हूं, इसको इस प्रकार डिनोट करते हैं कि टी हाफ क्या होता है, टी हाफ वह टाइम जहां पर सी टी की वैल्यू है वो सी नोट बाई 2 हो जाती है, अर्थात वियोजित होने वाली मात्रा आधी, तो सी टी भी कितनी हो गई, आधी बच गई, आधी तो प्रोडक्ट में बदल गया और आधा बच गया। तो अब क्या करते हैं, सी टी की जगह पर मैं सी नोट बाई 2 कर देता हूं प्लस के टी इज इक्वल टू सी नोट। अब क्या होता है, इस सी नोट बाई 2 को इधर रिप्लेस कर देता हूं, तो के टी इज इक्वल टू टी हाफ हो गया, ये उस टाइम पर टी हाफ है, इज इक्वल टू सी नोट माइनस सी नोट बाई 2। अब क्या करते हैं, सी नोट माइनस सी नोट बाई 2, तो यहां पर कितना बच गया, के टी हाफ इज इक्वल टू सी नोट बाई 2। इस के को इधर भेज देते हैं, तो के इज इक्वल टू सी नोट बाई 2, सॉरी टी हाफ इज इक्वल टू सी नोट बाई 2k। ये जो टाइम होता है टी हाफ टाइम होता है और इसको इस फॉर्मूले से ज्ञात किया जाता है। अगर किसी भी इक्वेशन में अपने को पूछता है कि मतलब समय इतना, सॉरी के मान वो है सी नोट, ये प्रारंभिक सांद्रता है, ये प्रारंभिक सांद्रता है कि प्रारंभिक सांद्रता इतनी है, के का मान ये है, तो टी हाफ का मान ज्ञात करो, आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो ये होता है अर्धायुकाल। ज्ञात कैसे हुआ, ये अपने जो इक्वेशन आई थी सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नोट, टी हाफ अर्थात वह समय जहां पर क्रिया कारकों की सांद्रता आधी बच जाए, अर्थात सी टी की वैल्यू सी नोट बाई 2 के बराबर हो जाए, अर्धायुकाल होता है। सी नोट प्रारंभिक सांद्रता है, तो सी टी प्लस के टी इज इक्वल टू सी नोट, ये इक्वेशन है, ये सेम है। तो अब क्या करते हैं, सी टी की वैल्यू सी नोट बाई 2 रख देता हूं, और जब ये सी नोट बाई 2 रखूंगा प्लस के, तो वहां पर टी हाफ आ जाएगा इज इक्वल टू सी नोट। अब क्या क्या इसको इधर ही प्लस कर दिया, तो के टी हाफ इज इक्वल टू सी नोट माइनस सी नोट बाई 2, तो ये सी नोट बाई 2 बच गया, के टी हाफ इज इक्वल टू सी नोट बाई 2, तो टी हाफ इज इक्वल टू सी नोट अपॉन 2k। तो सी नोट यहाँ पर क्रिया कारकों की प्रारंभिक सांद्रता है, के कौन है, के यहाँ पर वेग नियतांक है, और टी हाफ अर्धायुकाल है। बात को समझ गए होंगे यहाँ पर कि अर्धायुकाल इस हिसाब से ज्ञात करते हैं। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अपना आया टी हाफ इज इक्वल टू सी नोट अपॉन 2k, अर्थात अर्धायुकाल है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। कैसे कि टी हाफ इज इक्वल, सॉरी समानुपाती, मैं सी नोट भी तो लिख सकता हूं कि टी हाफ को बढ़ाऊंगा तो सी नोट की वैल्यू भी बढ़ेगी, अर्थात क्रिया कारकों की सांद्रता बढ़ाने पर टी हाफ की वैल्यू बढ़ जाती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखो क्रिया कारकों की, लाइन लिखना है नोट लगाकर, क्रिया कारकों की प्रारंभिक सांद्रता बढ़ाने पर, क्रिया कारकों की प्रारंभिक सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का अर्धायुकाल भी बढ़ जाता है, अभिक्रिया का
अर्ध आयु काल भी बढ़ जाता है, जो अपना यहाँ पर प्रूफ हो रहा है कि ये C0 प्रारंभिक सांद्रता है। तो इस हिसाब से क्या होगी प्रारंभिक सांद्रता। तो इस हिसाब से यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया है वो कंप्लीट हो गई। सिर्फ दो इक्वेशन निकल कर आई अपनी, एक तो Ct इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस C0 और एक T हाफ इज इक्वल टू C0 अपॉन 2K। इसके क्वेश्चन बच गए। क्वेश्चन अपन फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और शून्य कोटि के अभिक्रिया है, सारे एक साथ पढ़कर एक साथ ही करेंगे पूरे के पूरे न्यूमेरिकल। इसलिए आज के लिए इतना ही। अर्ध आयु काल क्या होता है वो देखा। तो इस शून्य कोटि के अभिक्रिया को अच्छे तरीके से पढ़ना, उसके बाद इसके क्वेश्चन कंटिन्यू डिस्कस करेंगे।